Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके वहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना और अगेन वहाँ पर भी सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। 9000 से ज़्यादा ऑलरेडी लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी वहाँ पर जुड़कर मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। आपको पता होगा पिछले कुछ समय पर हमने कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करी थी, जैसे कि हम लोगों ने लाइव सेशन करने की कोशिश करी थी, बट बहुत सारे जो नेटवर्क इश्यूज़ हैं वो देखने को मिलते हैं और फिर वो जो नेटवर्क इश्यूज़ हैं ना वो रेगुलर बेसिस पर रहते भी हैं। तो एक बार ट्राई किया था मैंने, अगर सही चलता तो उसको आगे कंटिन्यू कर दे, बट इस प्रकार के इश्यूज़ अगर रेगुलर रहेंगे ना तो आपकी पढ़ाई में भी परेशानी होगी और मुझे भी यहाँ पे परेशानी हुआ करेगी। इस वजह से हम लोग यहाँ पे पुराने वाले पैटर्न पर आ गए। हम लोग डेली बेसिस पर रिकॉर्डेड सेशंस को कर रहे हैं। द हिंदू का वीडियो ना अभी तक मिस हुआ है, ना मिस हो रहा है, ना आगे मिस होगा, कि ठीक है ना, मतलब रेगुलर बेसिस पर आ रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय पर मतलब एक महीने से मैंने यहाँ पर शाम वाला जो करंट अफेयर का वीडियो है ना वो नहीं डाला है। बीच में एक आध दिन आ गया था, शायद 1 नवंबर 2 नवंबर 3 नवंबर तक यहाँ पर ये वीडियो कंटिन्यू रहा था। बट अब मेरी कोशिश है कि मैं पूरा फोकस शाम वाली वीडियो पर भी करूँगा, जैसे मैं पहले किया करता था आज से 2-2.5 महीने पहले। यानी कि पहले भी आपका कुछ भी नहीं छूटा करता था, अभी भी नहीं छूटता है वैसे, लेकिन जो भी हमारे द हिंदू के अलावा इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं उनको हम लोग शाम को कवर कर लिया करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश करने वाला हूँ, 100 क्या 1000% कोशिश करने वाला हूँ कि जितनी भी चीज़ अगर न्यूज़ में है तो वो आप तक पहुँच जाए, है ना। आप तक यहाँ पर इन दोनों वीडियोस के माध्यम से पहुँच जाएंगी वो चीज़ें, भले यहाँ पर वीडियो कभी लेंदी हो कभी छोटा हो, कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। मैं आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम ये चीज़ें प्रोवाइड करवाता रहूँगा। एक बात और ध्यान रखना, शाम वाला जो वीडियो है ना ये आपका डेली बेसिस पर 8:30 तक आएगा। 8 से 8:30 के बीच में कभी भी अपलोड हो जाएगा। आप लोग इस टाइम पीरियड में रेडी रहना, फ्री रहना। आप लोग आराम से वीडियो को देख सकते हो। देखने के बाद में एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको रीड कर लेना और सो जाना। इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है ना। बाकी मॉर्निंग में आपका द हिंदू का वीडियो आ ही रहा है। बाकी द हिंदू और मॉर्निंग में यानी सुबह शाम के बीच में जो गैप है उसमें आप लोग आराम से जो भी अपना स्टैटिक डेटा है यानी जो भी अपनी किताबों की पढ़ाई है वो सारी कंटिन्यू कर सकते हो। चलो फिर किस बात की देरी है, सेशन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। आज का सबसे पहला आर्टिकल हम लोग लेंगे इंपॉर्टेंट डे को लेकर। तो 17 नवंबर को एक इंपॉर्टेंट डे का सेलिब्रेशन किया जाता है या फिर एक इंपॉर्टेंट डे को ऑब्जर्व किया जाता है। तो 17 नवंबर इज इक्वल्स टू नेशनल एपिलेप्सी डे, ऐसे ध्यान रखना। तो 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे को ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा, ये एपिलेप्सी होता क्या है? एपिलेप्सी बेसिकली एक बीमारी है, दिमागी संबंधित बीमारी यानी कि ब्रेन डिसऑर्डर है। और ये बीमारी अलग अलग एज वाले लोगों को हो जाती है और अलग अलग लोगों को जब ये बीमारी अफेक्ट करती है ना तो वो लोग अलग अलग प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं। अब होता यहाँ पर यह है कि 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस डे की तरह यहाँ पर इस दिन को देखना। इस दिन को इस प्रकार से देखने से फ़ायदा क्या होगा, इस दिन को हम इस प्रकार से इसलिए देख रहे हैं ताकि हम लोग एक दिन तो खासकर डेडिकेट कर दें जिस दिन हम अपने पूरे देश भर में बता सकें कि हाँ एपिलेप्सी क्या है, यानी एपिलेप्सी बीमारी के बारे में इस दिन जागरूकता फैलाई जाती है। और हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है, प्राइमरी गोल है, वो क्या है कि हम लोग पब्लिक के अंदर जागरूकता फैला सकें, बता सकें एपिलेप्सी बीमारी के बारे में, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश की जाती है। क्लियर हुई बात। अब बात करेंगे एपिलेप्सी की। तो एपिलेप्सी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एपिलेप्सी के अंदर ढेर सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लक्षण देखने को मिलते हैं। लक्षण के अंदर जैसे कॉन्शियसनेस का कम हो जाना, एंजाइटी होना, शरीर के अंदर बहुत कमज़ोरी हो जाना, मसल्स कमज़ोर हो जाना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एपिलेप्सी के अंदर देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हुआ। तो 17 नवंबर इज इक्वल्स टू नेशनल एपिलेप्सी डे। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ढेर सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो आपको पता होगा आपके सिलेबस के अंदर ना एक टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का, और इस टॉपिक को लेकर हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आ रहे हैं।
ये टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के बारे में। रिसेंटली ये न्यूज़ में बने हुए थे, ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उनके बारे में डिटेल्स हम लोग सारी बातें कवर करेंगे। अच्छा, क्यों कवर करेंगे मैं बता रहा हूँ। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको लेकर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ है, वो सवाल भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेंस में भी सवाल पूछा हुआ है, तो इतना बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलो, सबसे पहली चीज़ हम लोग ये देखने वाले हैं कि आखिरकार ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है। ये न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली क्या किया है। जो हमारे भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर इनको श्रद्धांजलि दी है। तो रिसेंटली 11 नवंबर को इनकी 134वीं बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन किया गया था। इस दिन यहाँ पर इनको श्रद्धांजलि दी गई थी, इसी वजह से यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी न्यूज़ में बने हुए हैं। तो 11 नवंबर एक दिन की तरह और देखा जाता है। क्या है, 11 नवंबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एज अ नेशनल एजुकेशन डे। तो हर साल 2008 के बाद से हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे की तरह देखा जा रहा है। ऐसा क्यों देखते हैं, ताकि हम इस दिन हम लोग अपने अब्दुल कलाम आज़ाद जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है इसको मना सकें। ये बात क्लियर हुई। तो न्यूज़ में क्यों है ये तो आपको समझ में आ गया। अब एग्जैक्टली बात करते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे कौन। सबसे पहला पॉइंट, इनका जन्म होता है कहाँ पर। इनका जन्म होता है 1888 में मक्का के अंदर, यानी सऊदी अरेबिया में। आज़ाद जो है काफ़ी ब्रिलियंट डिबेटर थे, यानी कि डिबेट करने में बहुत ज़्यादा माहिर थे। इनके नाम में ही यहाँ पे अब्दुल कलाम है, जिसका मतलब होता क्या है, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ डायलॉग्स। आगे आते हैं, अब इनके प्रोफाइल के बारे में थोड़ी सी बातें देखेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर इनकी प्रोफाइल क्या बोलती है। देखो, ये जर्नलिस्ट, फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन, एजुकेशनिस्ट भी रह चुके हैं। अलग अलग फील्ड में यहाँ पर इन्होंने, आप कह सकते हो, सर्व किया है। अब पहले हम लोग बात करेंगे प्री इंडिपेंडेंस की, यानी कि देश की आज़ादी से पहले इनका क्या रोल रहा। तो देश की आज़ादी से पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया था। हिंदू मुस्लिम को साथ में लाने का बहुत काम किया। जो देश का बंटवारा हो रहा था, पार्टीशन के बिल्कुल विरुद्ध में थे, पार्टीशन के बिल्कुल अगेंस्ट में थे, ऐसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि 1912 में इन्होंने एक वीकली जर्नल स्टार्ट किया था। उस वीकली जर्नल का नाम था अल हिलाल। ये जो वीकली जर्नल था ना, ये उर्दू भाषा में स्टार्ट किया गया था। इस जर्नल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने में, इन दोनों को साथ में लाने में। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो कि होता यह है कि इस जर्नल को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। सरकार ने अल हिलाल, ये जो जर्नल था, इसको यहाँ पे बैन कर दिया था 1914 के अंदर। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने यहाँ पर देखा कि हाँ, इनका एक जर्नल बैन हो चुका है जो कि इन्होंने स्टार्ट किया था, उसका नाम क्या था, अल हिलाल, ध्यान रखना। तो जब बैन हो गया वो, तो इन्होंने क्या सोचा कि एक और जर्नल स्टार्ट करते हैं। तो बाद में इन्होंने एक और दूसरा वीकली जर्नल स्टार्ट किया जिसका नाम था अल बालाग। तो यहाँ पर ये जो दूसरा जर्नल था ना, ये भी बेसिकली यहाँ पर सेम मिशन को लेकर काम कर रहा था, हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने के ऊपर। यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि इसके आइडियाज़ थे। लेकिन होता क्या है कि 1916 में सरकार इस वाले जर्नल को भी बैन कर देती है, और आज़ाद जी को, ये अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं, इनको यहाँ पे कैलकाटा से निकाल दिया जाता है, बिहार में डाल दिया जाता है, और फिर वहाँ से, बिहार से ये रिलीज़ होता है, यानी कि छूट कर निकलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका ये थोड़ा सा इतिहास रहा। लेकिन आप देखोगे ना, इन्होंने उस समय पर किस किस चीज़ को सपोर्ट किया, क्योंकि अभी हम लोग देश की आज़ादी से पहले के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज़ाद जी ने यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि गांधी जी के थ्रू स्टार्ट किया गया था। तो 1920 से लेकर 22 के बीच में आज़ाद साहब ने यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और साथ ही साथ में यहाँ पर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर एंटर कर गए थे 1920 के समय पर। 1920 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर आए, और 1923 के अंदर इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया। 35 की उम्र में ही यहाँ पर एक यंगेस्ट पर्सन बन चुके थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनकर उभरे थे। मौलाना आज़ाद साहब को यहाँ पर फिर होता क्या है, 1930 में अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा गांधी जी का जो सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा था नमक को लेकर, तो वहाँ पर इन्होंने क्या करा, जो नमक को लेकर कानून थे, सॉल्ट लेस थे, उन सॉल्ट लॉज को यहाँ पर वॉयलेट किया, उसका उल्लंघन किया, जिसकी वजह से मौलाना आज़ाद साहब को अरेस्ट कर लिया गया था 1930 के अंदर। इनको मेरठ जेल में डाल दिया गया। एक 1.5 साल के लिए यहाँ पर इनको मेरठ जेल के अंदर रखा गया। लेकिन बाद में जब जेल से निकल कर आए, तो बाद में यहाँ पर कुछ सालों बाद ये फिर से यहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं 1940 में, और फिर उसके बाद में 1946 तक यहाँ पर ये प्रेसिडेंट की पद पर ही रहते हैं। फिर बात बताई जाती है कि इन्होंने एक एजुकेशनिस्ट की तरह भी काम किया, यानी कि एजुकेशन की फील्ड में
इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से उभारने की कोशिश करी थी। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था, यानी जो ईस्टर्न कंट्रीज़ में लोग अपना रहे थे और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो अपना रहे थे, उन दोनों का फ्यूजन लेकर आ गए, उन दोनों का मिक्सचर लेकर आ गए कि हम लोग कुछ अलग से यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एजुकेशन के अंदर एक इनका बहुत बड़ा रोल रहा था। प्लस यहाँ पे आपको एक और बात पता होनी चाहिए, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में सबने सुना है। तो इस यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग मेंबर भी थे ये, है ना। इस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया था अलीगढ़ के अंदर 1920 में। तो इसको एस्टेब्लिश करने वाले यानी इसके फाउंडिंग मेंबर की तरह भी यहाँ पर अब्दुल कलाम आज़ाद जी को देखा जाता है। आगे आते हैं, अब यहाँ पर इनके वर्क के बारे में बात करें तो देखो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कुरान की या फिर गुबार ए खातिर, देन उसके बाद में दर से वफा, इंडिया विंस फ्रीडम, इस प्रकार के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्क्स जो हैं वो इन्होंने किए हुए हैं। ये बात हुई देश की आज़ादी से पहले की। अब बात आती है देश की आज़ादी के बाद की, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इनका क्या क्या रोल रहा है। 1947 में यानी कि देश जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद यहाँ पर ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बनकर आए। तो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने और जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक यहाँ पर इसी पद पे थे, यानी कि 1958 तक, यानी अपनी मृत्यु तक ये एजुकेशन मिनिस्टर की पद पर ही रहे थे। इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए। कंट्री के अंदर एजुकेशन के मामले में काफ़ी कुछ यहाँ पर इन्होंने इवॉल्व किया, जैसे कि जो पहला आईआईटी बना था या पहला आईआईएससी बना था या पहला स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर या पहला जो यूजीसी भी बना था ना, वो इन्हीं के समय पर बना था जब ये एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। तो इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये। फिर उसके बाद में जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है ना, इंडियन कल्चर को लेकर जो काम करता है, फिर उसके बाद में आप लोग देखोगे ये चीज़ें भी यहाँ पर इनके थ्रू एस्टेब्लिश की जाती हैं। उसके बाद मतलब कि ये क्या करता है ना, इंडियन कल्चर को दूसरे कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस कर देता है, मतलब भारत की जो संस्कृति है वो दूसरे देशों में यहाँ पर उसके बारे में जिक्र करता है, उसके बारे में बताता है। उसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारे अकेडमिक वर्क्स को किया, यानी कि 3 चीज़ें और इनके थ्रू बनाई गई, जैसे साहित्य अकेडमी को बनाया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, फिर संगीत नाटक अकेडमी, देन ललित कला अकेडमी। ये अकेडमीज़ भी यहाँ पर इनके थ्रू फॉर्म करी गई थी, इंडियन म्यूज़िक को लेकर, पेंटिंग को लेकर या फिर लिटरेचर को लेकर, ये अलग अलग अकेडमीज़ को बनाया गया था। फिर एट द लास्ट मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनको यहाँ पे आप कह सकते हो उनकी मृत्यु के बाद में इनको एक अवार्ड दिया जाता है, मतलब एक हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है ना, उससे यहाँ पर इनको सम्मानित किया जाता है, जिसका नाम है भारत रत्न अवार्ड। 1992 में यहाँ पर इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है ना। तो ये इनके बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया। तो आप कहोगे क्यों पढ़ना था, इतना सब कुछ पढ़ना है, कोई काम में आएगा? हाँ बिल्कुल काम में आएगा। कैसे काम में आएगा, अब ज़रा फटाफट इसको एक बार देख लेते हैं। काम में कुछ इस प्रकार से आएगा। साल 2008 में यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा हुआ है और वो प्रश्न क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ जर्नल बॉट आउट बाय अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन सा ऐसा जर्नल था जो कि अब्दुल कलाम आज़ाद जी लेकर आए थे? अल हिलाल, कॉमरेड, इंडियन सोशलिस्ट, ज़मींदार, या फिर मतलब इंडियन सोशलिस्ट या फिर ये ज़मींदार। तो करेक्ट आंसर क्या है, अभी मैंने आपको बता दिया अल हिलाल के बारे में। इसके अलावा एक और जर्नल, यानी कि अल हिलाल को जैसी सरकार ने बैन किया तो उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक और जर्नल पब्लिश किया था, मैंने अभी आपको बताया हुआ है। ज़रा उसका नाम क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ, बिना पीछे वीडियो को करे। देखें अच्छे से आपने सुना है या नहीं सुना है, तो दूसरे वाले जर्नल का नाम फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। और एक बात और, इन जर्नल का मेजर एम क्या था वो भी मैंने अभी आपको बताया। इनका एम ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करो, तो आंसर जो है वो इसका ए हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर प्रश्न बना हुआ था। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग वैसे जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर पाओगे। बात क्या की जा रही है, 19th आसियान इंडिया समिट के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। भारत का जो इंडिया आसियान समिट है ना, ये अभी हम लोगों ने देखा है, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, आखिरकार ये न्यूज़ में है क्यों? न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, अच्छा भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, फटाफट नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने यहाँ पर 19वां आसियान इंडिया समिट को अटेंड किया। ये जो इंडिया आसियान के बीच में समिट हुआ था ना, ये जो सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ है? कैम्बोडिया के अंदर जो जगह है प्नोम पेन, वहाँ पर ये पूरा का पूरा समिट चला था। ध्यान रखना, कंबोडिया के अंदर ये समिट हुआ था। ये बात क्लियर हो गई। आसियान क्या है? तो ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके अंदर टोटल 10 कंट्रीज़ हैं, तो 10 कंट्री का ये ग्रुप है। अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा।
लेकिन जो इंडिया और आसियान के बीच में ये समिट चला था, जो ये मीटिंग चली थी, इसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर इंडिया और आसियान वाले देशों ने मिलकर एक चीज़ के ऊपर जोर ये दिया कि भारत आसियान को सपोर्ट करेगा इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। इसका मतलब क्या है? देखो जब हम लोग बात करते हैं मैप की, तो मैप को कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, ये सबको पता है। ऊपर आ जाता है नॉर्थ, नीचे आ जाता है साउथ, इधर आ जाता है यहाँ पर वेस्ट लिख देता हूँ बार बार, इधर आ जाता है ईस्ट और इधर आ जाता है वेस्ट। ठीक है ना, ये आप यहाँ पे मैप को डिवाइड कर सकते हो। लेकिन अगर हम इस मैप को और ज़्यादा आगे डिवाइड करने की कोशिश करें तो इस प्रकार से और डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि अब ये वाला जो पोर्शन ये क्या कहलाएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो इस वजह से हम लोग इसको साउथ ईस्ट बोल सकते हैं। तो इंडिया का मैप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इंडिया के कंपैरिजन में साउथ ईस्ट वाला रीजन कौन सा है, तो इंडिया के कंपैरिजन में साउथ ईस्ट रीजन वाला ये वाला रीजन देखने को मिलेगा, जहाँ पर मैंने ये ब्लॉग बनाया। ये वाला रीजन है ना साउथ ईस्ट पर, यहाँ पर पड़ रहा है वो। तो उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा ये की जा रही है कि जो ये आसियान देश है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ना, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या है, जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपको कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ये कंट्रीज़ देखने को मिल रही हैं, ये बेसिकली यहाँ की जो टोटल 10 कंट्रीज़ हैं वो आसियान के अंदर में आती हैं। तो भारत इनके साथ में अपने रिलेशंस को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करके रखता है। तो अभी यहाँ पे भारत ने आसियान कंट्री को सपोर्ट किया कि आसियान कंट्री अपना जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बढ़ा दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि जो इंडो पैसिफिक रीजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको यही बेसिकली पूरा का पूरा रीजन जो है ना वो इंडो पैसिफिक रीजन कहलाया जाता है ना। तो जैसे इधर यहाँ पर इंडियन ओशन हो गया, इधर पैसिफिक ओशन हो गया, ये इंडो पैसिफिक रीजन हो गया, यहाँ पे आसियान कंट्रीज़ हो गए। तो यहाँ पर इंडिया सपोर्ट कर रहा है इन आसियान कंट्रीज़ को कि आसियान कंट्रीज़ क्या करे, यहाँ पर अपना जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, यानी आसियान कंट्री को हम लोग सपोर्ट करेंगे इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। तो आसियान देश मैंने आपको बता दिया, ये सारे के सारे आपको आसियान कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। आगे आते हैं। अब आसियान देशों के अंदर मैंने आपको बताया, इसकी फुल फॉर्म बता दी है, टोटल 10 नेशंस हैं। अब वो 10 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ब्रुनई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर, वियतनाम, ये इसके अंदर टोटल 10 नेशंस हैं। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? एक सिंपल सी ट्रिक फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो ताकि बाकी सारे लोग यहाँ पर इसको याद कर सकें। जो भी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक होगी उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। अब बात करते हैं कि पहली चीज़ तो यहाँ पर यह बात करी गई कि इंडिया आसियान ने जो डिस्कशन किया है वहाँ पे भारत ने आसियान को इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर सपोर्ट किया। दूसरा, दोनों के बीच में कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिली है। आसियान और भारत ने साथ में मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट को अडॉप्ट किया है। यहाँ पर ये लोग अनाउंस ये करते हैं कि जो हमारी जो पार्टनरशिप है ना वो अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से हम इसको कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर बदल देंगे। यानी जो पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा यहाँ पर गहरी करी गई है। इधर इंडिया और आसियान ने मिलकर जोर दिया है कुछ चीज़ों के ऊपर। इन्होंने यहाँ पर जोर ये दिया कि हम लोग क्या करेंगे, इंडिया और आसियान कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे। एक तरफ तो भारत हो गया, दूसरी तरफ 10 आसियान नेशंस हो गए, इनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा ताकि जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जैसे मैरीटाइम एक्टिविटीज़ या फिर आतंकवाद से लड़ना हुआ, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इकोनॉमी, इन सभी सेक्टर्स के अंदर ये कंट्रीज़ साथ में मिलकर काम करेंगी। ये बात क्लियर हुई। आगे आते हैं। फिर इन दोनों ने मिलकर पीस और सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशन किया कि कैसे इंडिया और आसियान दोनों मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर शांति को बना सकते हैं, वहाँ पर एक सिक्योरिटी को प्रमोट कर सकते हैं। फिर उन्होंने बातचीत करी कि कैसे जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, जिस ग्रुप के माध्यम से इंडिया और आसियान कंट्रीज़ आपस में मिलते हैं, उन ग्रुप्स के बीच में कैसे हम कोऑर्डिनेशन को बढ़ा सकते हैं। जैसे अलग अलग ग्रुप्स की बात की जाती है तो यहाँ पर आता है ईस्ट एशिया समिट हो गया, पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो गया, आसियान रीजनल फोरम हो गया, आसियान डिफेंस मिनिस्टर हो गया। तो ओवरऑल अगर हम देखें जो भी डिस्कशन हुआ है उसके अंदर मेजर जोर यही दिया गया कि कैसे भारत और आसियान अपने रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत कर सके, कैसे यहाँ पर इनकी दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो सके। ये बात आपको क्लियर हुई। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि हाउ हैज़ बीन द आसियान इंडिया रिलेशंस, यानी इंडिया और आसियान के रिलेशंस किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। अब हम लोग स्पेसिफिकली दोनों के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, आपसे एग्जामिनेशन के अंदर सवाल बन भी सकते हैं। जब बात करते हैं आसियान की, तो आसियान बेसिकली यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप माना जाता है पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। इंडिया
और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब यहाँ पर इसके डायलॉग पार्टनर हैं। यानी कि ये सारे देश क्या करते हैं, आसियान के साथ में अपने रिलेशंस को बनाने की कोशिश करते हैं। रिलेशंस है भी, लेकिन भारत के रिलेशंस आसियान के साथ में कुछ ज़्यादा अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात ये आती है कि जो ये आसियान इंडिया डायलॉग रिलेशन है ना, ये स्टार्ट कहाँ से होता है। भारत और आसियान के जो रिलेशनशिप है वो 1992 में इस्टेब्लिश होते हैं। 1992 में इन दोनों ने यहाँ पर पार्टनरशिप को बढ़ाना स्टार्ट किया था। अब 1992 में शुरुआत ये होती है कि 1995 में इन दोनों के बीच में एक फुल पार्टनरशिप बन जाती है। फिर साल 2002 में आप देखोगे दोनों के बीच में समिट लेवल की पार्टनरशिप होने लगती है, यानी दोनों कंट्रीज मिलकर कुछ समिट वगैरह को कंडक्ट करती हैं, वहाँ पर आपस में बैठकर बातचीत करती हैं कि कैसे ये 10 नेशंस और भारत अपने रिलेशंस को और मजबूत कर सकें। ठीक है ना। तो इंडिया और आसियान के जो टाइज हैं वो अभी लगातार इंप्रूव हो रहे हैं और अभी आप देखोगे व्यापार के मामले में भी दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। और खासकर इंडिया और आसियान का एक मकसद और है, इन दोनों का एम ये भी है कि हम लोग क्या कर सकें कि जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना का अग्रेसिवनेस देखने को मिलता है, उस अग्रेसिवनेस को हम लोग कंट्रोल कर सकें। यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर शांति बना सकें, वहाँ की सिक्योरिटी को हम लोग बनाए रख सकें, ये हमारा मेजर फोकस है। इसके लिए भी आसियान और इंडिया दोनों मिलकर काम करते हैं। अब बात यह आती है कि कौन कौन से ऐसी जगहें, कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पर आसियान और इंडिया साथ में मिलकर कोऑपरेट करते हैं। तो जब यहाँ पर उन जगह की हम लोग बात करते हैं ना, तो पहला हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के मामले में देखें तो आसियान जो है वो भारत का चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। आप सोचना इस बात को, आसियान भारत का चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इतना ज़्यादा व्यापार यहाँ पर इन कंट्रीज़ के बीच में होता है। इनफैक्ट भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर रखा था साल 2009 में गुड्स के मामले में। फिर सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट को लेकर साल 2014 के अंदर हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया। यानी आसियान कंट्रीज़ के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब से आया है तब से हमने ये देखा दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो व्यापार है वो और ज़्यादा बढ़ गया है, डबल हो गया है। साल 2019-20 के अंदर ये व्यापार 87 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुका था, लेकिन साल 2020-21 में कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से यह व्यापार कम होकर 79 बिलियन डॉलर्स पहुंच गया था। लेकिन अभी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट वापस से नज़र आ रहा है। अब की बार आप देखोगे जो ट्रेड हुआ है, जो व्यापार हुआ है इंडिया और आसियान के बीच में, वो 98.39 बिलियन डॉलर्स का पहुंच गया है अप्रैल 2021 से लेकर फरवरी 2022 के बीच में। तो व्यापार पहले बहुत अच्छा था 2019 के आसपास, 2020 में कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ तो सिचुएशन खराब हो गई थी। बाद में यहाँ पर चीज़ें वापस से इंप्रूव होने लग गई हैं। अब जो ये 10 कंट्रीज़ हैं, इन 10 के साथ में व्यापार को काउंट किया जा रहा है, लेकिन इन 10 में से भी जो मेजर कंट्रीज़ है जिनके साथ में इंडिया का व्यापार बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, वो है इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड। ये बात क्लियर हुई। तो ये हमने डिस्कशन किया। जब हम लोग बात करें इंडिया आसियान के रिलेशंस की, तो हमने यहाँ पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में अभी चर्चा करी है। अब हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल कोऑपरेशन के बारे में कि इन दोनों के बीच में पॉलिटिकल कोऑपरेशन कैसा है। तो उसके लिए आसियान इंडिया सेंटर को बनाया गया था ताकि यहाँ पर पॉलिसी रिसर्च वगैरह ये साथ में मिलकर कर सकें। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो भारत ढेर सारा पैसों का सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है इन आसियान कंट्रीज़ को, और अलग अलग फंड हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। इसको लेकर आसियान इंडिया आसियान इंडिया कोऑपरेशन फंड बनाया गया है, आसियान इंडिया साइंस एंड टेक डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, आसियान इंडिया ग्रीन फंड बनाया गया है। इन फंड्स के माध्यम से भारत जो है ना ढेर सारा फंड का जो, या फिर आप कह सकते हो पैसों का जो सपोर्ट है वो इन आसियान कंट्रीज़ को पहुंचाता है। ये आसियान को आपको लोगो भी दिख रहा होगा। बाकी अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो इंडिया और आसियान के बीच में कनेक्टिविटी को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। कैसे? तो 2 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। एक है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे और दूसरा है कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। अब ये क्या क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इस वाले पर्टिकुलर पिक्चर को आप लोग देख पा रहे होंगे। इस पिक्चर में आपको इंडिया दिखेगा ऊपर। इंडिया का बेसिकली यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। इधर आपको म्यांमार देखने को मिलेगा और इधर आपको यहाँ पर थाईलैंड देखने को मिलेगा। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे आप देखोगे एक हाईवे बनाया गया है जो कि इंडिया से इस प्रकार से गुजर रहा है और म्यांमार से होता हुआ इधर थाईलैंड तक जा रहा है, जो कि ये आसियान देश के अंदर आते हैं, है ना। तो एक यहाँ पे इस प्रकार से हाईवे बनाया गया जो कि इन कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रहा है। ये बात क्लियर हुई? तो ये प्रोजेक्ट आपको इनके बीच में देखने को मिलेगा। और एक है कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के अंदर में आप देखोगे ना, तो इंडिया बेसिकली यहाँ पे कनेक्ट करता है म्यांमार को और म्यांमार के साथ में वापस से नॉर्थ ईस्ट रीजन को। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप सपोज करो
ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। अभी सपोज़ हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यहाँ पर सामान पहुँचाना है, सपोज़ त्रिपुरा के अंदर सामान पहुँचाना है, तो सामान हम त्रिपुरा में कैसे पहुँचाएंगे? पहले तो हम लोग को ऐसे जाना होगा, इधर चिकन नेक कॉरिडोर यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से गुजरते हुए यहाँ पर इस प्रकार से सामान पहुँचेगा। लेकिन अब कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट से होगा क्या कि डायरेक्टली कोलकाता से सामान हम डालेंगे यहाँ पे जहाज़ में, और इससे सामान यहाँ पे पहुँचेगा म्यांमार, है ना, समुद्र के माध्यम से म्यांमार पहुँचेगा। फिर यहाँ पर बीच में एक नदी आ जाती है पलेतवा करके, तो यहाँ पे आप कह सकते हो इस नदी से जो है, सॉरी कालाधन नदी करके नाम है, कालाधन नदी है, तो यहाँ से आप कह सकते हो ये नदी गुजरती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये बीच में रेड कलर का जो है वो हाईवे बना हुआ है। इसी वजह से इसको हम लोग मल्टी मॉडल बोलते हैं। मल्टी मॉडल क्यों? क्योंकि यहाँ पे समुद्र का रास्ता भी है, नदी का रास्ता भी और हाईवे भी बना हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट भी आपको देखने को मिलता है जो कि आसियान कंट्रीज़ के साथ में है। अब आप कहोगे आसियान कंट्रीज़ के साथ में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि म्यांमार जो है ना वो भी एक आसियान देश है, तो म्यांमार से ही यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट्स है वो आपको गुजरता हुआ नजर आएगा, है ना। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि एरिया ऑफ कोऑपरेशन में हमने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, इकोनॉमी के मामले में, व्यापार वगैरह, फाइनेंशियल असिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, और कनेक्टिविटी के मामले में भी जो आसियान कंट्रीज़ है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई। आगे आते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अब बात करते हैं डिफेंस कोऑपरेशन की, यानी कि आसियान और भारत के बीच में अलग अलग लेवल पर अलग अलग अभ्यास होते हैं, डिफेंस को भी कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि जॉइंट नेवल और मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है दोनों देशों के बीच में। उसके बाद में मेडन एशियन जो आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये यहाँ पर होगी 2023 के अंदर। फिर वाटरशेड मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी 2016 में। तो अलग अलग अभ्यास भी यहाँ पर होते रहते हैं इन आसियान कंट्रीज़ के बीच में और भारत के बीच में। अब ऑलरेडी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वैसे तो इसके बारे में काफ़ी चीज़ें आप लोग जान चुके हो, लेकिन फिर भी हम एक चीज़ देखें कि आसियान का जो इम्पोर्टेंस है वो भारत के लिए क्या है। आखिरकार भारत के लिए आसियान कंट्रीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आसियान कंट्रीज़ भारत के साथ में मिलकर एक इकोनॉमिक जो खासकर मैरीटाइम सिक्योरिटी है ना उसको बनाकर रख सकती हैं। दूसरी चीज़ हम लोगों को बहुत अच्छे से कनेक्ट करती हैं। खासकर यहाँ पे होगा क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इन आसियान देशों से। और वो कनेक्ट कैसे हो पाते हैं? इधर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के माध्यम से कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्ट की मदद से जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना वो भी काफ़ी हद तक डेवलप होते हुए नजर आएंगे। हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ओवरऑल डेवलप होता हुआ नजर आएगा। तो ये भी यहाँ पर एक डेफिनेटली फ़ायदा देखने को मिलता है। तो ये जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बहुत हेल्प करने वाला है। और ये कैसे हेल्प होगी? आसियान कंट्रीज़ की मदद से। तो आसियान कंट्रीज़ इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे तो जो व्यापार को लेकर जो टाइज एंड रिलेशंस है ना वो भी बहुत मैटर करते हैं। आसियान देशों के साथ में व्यापार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। हम नहीं चाहते आसियान कंट्रीज़ के अंदर चाइना का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़े, तो इसको लेकर भी आसियान कंट्रीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर उसके बाद में इंडो पैसिफिक वाला टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो आसियान कंट्रीज़ है ना वो भारत के साथ में मिलकर एक मैरीटाइम सिक्योरिटी को बनाकर रख सकती हैं, वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल कर सकती हैं। क्लियर हो गई बात? चलो आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे IUU के बारे में, यानी कि राइजिंग इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग। IUU का मतलब क्या है? इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड। हो क्या रहा है, इंडियन ओशन के अंदर पिछले कुछ समय पर बहुत ज़्यादा इलीगल तरीके से फिशिंग की जा रही है, यानी इलीगल तरीके से जो मछलियां हैं वो पकड़ी जा रही हैं। और इससे क्या हो रहा है, जो मछलियों का स्टॉक है वो इंडियन ओशन में ख़त्म होता जा रहा है। इससे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी सारे लोगों के ऊपर। तो इलीगल तरीके से, अनरिपोर्टेड तरीके से, अनरेगुलेटेड तरीके से जो फिशिंग है ना वो पिछले कुछ समय पर बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है, वो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। तो पहली चीज़ आखिरकार न्यूज़ क्या है इसको समझते हैं। देखो, जो हमारा ये जो साल चल रहा है, साल 2022, इस साल के स्टार्टिंग के 6 महीने की बात करें तो स्टार्टिंग के 6 महीने में हमारी इंडियन नेवी ने लगभग 200 से ज़्यादा चाइनीज़ जहाज़ों को देखा है इंडियन ओशन के अंदर। 200 से ज़्यादा जो कि इलीगल तरीके से फिशिंग कर रहे थे, ये सारा काम कर रहे थे। इससे क्या हो रहा है, डायरेक्टली फिशिंग सेक्टर अफेक्ट हो रहा है। इलीगल एक्टिविटीज़ चाइना कर रहा है। आप इमेजिन करो, स्टार्टिंग के 6 महीने में 200 से ज़्यादा चाइनिंग वेसल्स यहाँ पर मॉनिटर करे गए। ये जो चाइनीज़ फिश जहाज़ थे वो यहाँ पर पकड़े गए या फिर इनको देखा गया, आप कह सकते हो, है ना। और जब हम लोग बात करते हैं इलीगल फिशिंग की,
तो इसको लेकर हम लोग क्या करते हैं, जो 5 जून है ना, 5 जून को हम लोग इंटरनेशनल डे को भी ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग को ऑर्गेनाइज करा जाता है हर साल 5 जून को। हम लोग 5 जून को देखते हैं कि भैया कि देखो एक इंटरनेशनल डे की तरह मनाया जाता है कि ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो भी फिशिंग हो रही है अनरेगुलेटेड तरीके से, अनरिपोर्टेड तरीके से या अवैध तरीके से, इनके अगेंस्ट हम लोग लड़ सकें। तो 5 जून इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस इलीगल फिशिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। बाकी ये इलीगल अनरेगुलेटेड अनरिपोर्टेड फिशिंग का मतलब होता है क्या, इसको समझते हैं। देखो ये IUU जो टर्म है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है। बड़ा टर्म का मतलब यहाँ पर यह है कि इसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। अब काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। जो ये IUU फिशिंग है, ये हर एक प्रकार में देखने को मिल सकती है। यानी कि मान लो समुद्र के बीचों बीच हो रही हो, या फिर किसी देश के पास में हो रही हो, है ना, कुछ ऐसे एरिया में हो रही हो जो कि किसी देश का हिस्सा हो, उस हिस्से में यहाँ पर इलीगल तरीके से एक्टिविटी चल रही हो। तो बहुत बड़ा टर्म आपको ये देखने को मिलता है। नाउ ये अवैध फिशिंग है ना, ये क्या करती है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये हमारे फिश स्टॉक को ख़त्म कर देती है। क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया है, एक पर्टिकुलर समुद्र का हिस्सा है जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ पाई जा रही हैं, लेकिन कोई बाहर से दूसरा देश आया, उसने ढेर सारी यहाँ पर इलीगल फिशिंग करी और भर भर के मछलियों को पकड़ कर ले गया, जिससे कि वहाँ पे वो मछली खाली हो चुकी है, स्टॉक खत्म हो चुका है। इससे होगा क्या, इससे भारत के, इंडिया के जो खासकर मतलब जो फिशरीज सेक्टर है ना, उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंडिया के फिशरी सेक्टर के ऊपर ऑब्वियस सी बात है इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो हमारा पूरा मछली का क्षेत्र है, जहाँ पे मतलब इस सेक्टर के अंदर भी ढेर सारे लोग हैं जो कि रोजाना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, वो सेक्टर यहाँ पर हिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर नजर आई। तो अब हम लोग ओवरऑल बात करेंगे कि आखिरकार इंडिया का जो ये फिशरीज सेक्टर है ये क्या, इसकी क्या सिचुएशन देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज, इंडिया जो है ना, दुनिया का लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है। दुनिया भर में जितना भी मछली का उत्पादन होता है, उसका दूसरे नंबर पर आने वाला देश है इंडिया। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया ग्लोबल प्रोडक्शन के बारे में। बाकी अभी हमारा टारगेट बहुत बड़े बड़े हैं। हमारा जो मकसद है वो यहाँ पर यह है कि साल 2024-25 तक हम लोग क्या कर सकें, 22 मिलियन मैट्रिक टन तक जो मछली का प्रोडक्शन है वो पहुँचा सकें। मतलब 2024-25 तक 22 मिलियन मैट्रिक टन तक हमें मछली का प्रोडक्शन पहुँचाना है। ये जो सेक्टर है, मछली सेक्टर यानी कि फिशिंग सेक्टर, ये एक पावरफुल इंजन कहलाता है। पावरफुल इंजन क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लगभग 14.5 मिलियन जो लोग हैं ना, वो यहाँ से मतलब आप कह सकते हो रोजाना कमा कर पैसा अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये कितना बड़ा एरिया देखने को मिलता है। ये तो एम्प्लॉयमेंट कुछ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है और कुछ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि कुछ अलग अलग जगह से ट्रांसपोर्टेशन में और इन सब में लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं। तो ढेर सारे लोग यहाँ पर आज के समय पर इस सेक्टर के अंदर हैं जो कि कमा रहे हैं। और अगर यहाँ पर इलीगल तरीके से फिशिंग होगी, ये स्टॉक खत्म होगा, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को ढेर सारा नुकसान होता हुआ नजर आएगा। ये बात क्लियर हुई। जब हम लोग बात करते हैं फिशरी सेक्टर की, तो फिशरी सेक्टर के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक्वाकल्चर को स्टार्ट किया, यानी कि मछली को पालना स्टार्ट किया है। हम लोग समुद्र के अंदर ही जो मछली है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ पर उनका पालन भी कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर श्रिम्प को पालना भी बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो चुका है पिछले कुछ समय पर। पिछले कुछ समय पर हम लोगों ने खारे पानी में जो श्रिम्प होता है, श्रिम्प मतलब जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, जो झींगा जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया है। इसका पालन भी चल रहा है इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि जो श्रिम्प है ये हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कर ढेर सारा पैसा यहाँ से अर्न करते हैं। ये बात क्लियर हुई। तो अब जब हम लोग बात करते हैं फिशिंग सेक्टर की ना, तो फिशिंग सेक्टर से संबंधित आपको कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव भी देखने को मिलते हैं। अब वो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव क्या है वो आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए। जैसे पहला आता है फिशिंग हार्बर। हम लोगों ने क्या किया है, 5 बड़े बड़े जो फिशिंग हार्बर हैं यानी कि फिशिंग पोर्ट बना रखे हैं। कुछ ऐसे बंदरगाह बना रखे हैं, कोची, चेन्नई, विशाखापत्तनम, प्रदीप, पेतुघाट। यहाँ पर आपको ये 5 बड़े बड़े ऐसे पोर्ट देखने को मिलेंगे, ऐसे बंदरगाह देखने को मिलेंगे जहाँ पे फिशिंग से संबंधित सारी की सारी एक्टिविटी की जाती है, यहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह किया जाता है, ये आप लोग कह सकते हो। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सीवीड पार्क को बनाया। सीवीड पार्क क्या है, तो पानी के अंदर इस प्रकार से एक एल्गाई को उगाया जाता है। इस एल्गाई को भी खाया जाता है, दुनिया भर के अंदर बहुत से लोग यहाँ पर इसको खाते हैं। तो पानी में यहाँ पर इस सीवीड को उगाया जाता है, जिसका पिक्चर आप लोगों ने अभी थंबनेल के अंदर देखा है। तो ये जो मल्टीपर्पज़ सीवीड पार्क है ना, ये भी तमिलनाडु के अंदर बनाया गया है। यहाँ पे बहुत सारा क्वालिटी सीवीड हम लोग बनाएंगे और इसको हम लोग बेचेंगे भी और एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो फिशरी सेक्टर में संबंधित एक इनिशिएटिव ये भी स्टार्ट किया गया। फिर एक इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना।
ठीक है ना। अब इस योजना का मेजर मकसद क्या है? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना, यानी डायरेक्ट रोजगार देना लगभग 15 लाख फिशर्स को, यानी जो 15 लाख मछुआरे हैं, फिश फार्मर्स हैं, उनको रोजगार देने का काम करता है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और इसमें हमारा मकसद है कि हम लोग बहुत सारे लोगों को और ज़्यादा बढ़ाएं, जो हमारे फिश फार्मर्स हैं, है ना, इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो हमारे फार्मर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, उनकी इनकम्स को डबल किया जाए। फिर आती है बात पाक बे स्कीम के बारे में। तो पाक बे स्कीम भी यहाँ पर इसी फिशिंग सेक्टर से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो स्कीम है ना, पाक बे स्कीम, इसका मेजर फोकस ये है कि हम लोग जो ट्रॉलिंग होता है, ट्रॉलिंग को ख़त्म कर कर डीप सी फिशिंग के आप ऊपर आएँ। मतलब देखो, हमने 2017 में एक काम ये किया कि जो ट्रॉलिंग होती है, ट्रॉलिंग इसको रोकने का काम किया। ट्रॉलिंग क्या होता है? समुद्र में देखो इस प्रकार से जहाज़ चलाया जाता है और उसके बाद में जहाज़ के अंदर एक जाल को बांध दिया जाता है और इस जहाज़ के अंदर से जो ये जाल को बांधा गया है ये समुद्र के अंदर छोड़ दिया जाएगा। इसमें पहिए लगे हुए होंगे और ये जहाज़ आगे बढ़ेगा और इस जाल को अपने साथ साथ खींचेगा। जब आगे पुल करेगा, आगे साथ में यहाँ पर ये खींचेगा ना, तो इसमें जो भी यहाँ पर समुद्र के अंदर जानवर हैं वो फंसते हुए चले जाएंगे। और एट द लास्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि ढेर सारी मछलियाँ यहाँ पे पकड़ ली जाती हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि मछलियों के साथ साथ दूसरे जानवर भी यहाँ पे फंस जाते हैं और इससे जो हमारा मैरीन एनवायरनमेंट है, समुद्र के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, वो भी बुरी तरह से डैमेज हो जाता है ना, बेकार सा हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है, आप ऐसा कह सकते हो। तो इसी चक्कर में जो ये ट्रॉलिंग है, यानी ट्रॉलिंग करी गई है समुद्र के अंदर, इस प्रकार से जाल को पकड़कर खींचा गया है, इससे बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो इसी ट्रॉलिंग की जगह पर क्या किया गया? इसी ट्रॉलिंग की जगह पर हम लोग लेकर आए हैं डीप सी फिशिंग बोट। यानी कि क्या होगा, एक बोट होगी जो कि समुद्र के बीचों बीच खड़ी होगी, वहाँ पे आप मछली को पकड़कर बोट में इकट्ठी करो और लेकर आ जाओ। आपने कोई जाल वगैरह नहीं खींचना है ना। तो वो बेसिकली पाक बे स्कीम के अंदर क्या किया था, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। ये बात क्लियर हो गई। बाकी एक और पॉइंट आता है, व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन टू टैकल द इशू ऑफ इलीगल माइनिंग। यानी जो इलीगल तरीके से ये माइनिंग की जाती है ना, इस इलीगल माइनिंग को लेकर, यानी कि आपको पता होगा इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, इंडो पैसिफिक रीजन क्या है ये वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी इलीगल तरीके से माइनिंग होती है, उसको रोकने के लिए अलग अलग कदम उठाए गए हैं। जैसे कि एक कदम है IPMDA, मतलब इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। मई 2022 की बात है। मई 2022 के अंदर क्या हो रहा था कि लगातार इलीगल तरीके से जो फिशिंग वगैरह वो बढ़ रही थी। और ये क्या कर रहा था, ये जो फिशिंग बढ़ रही थी ना, जो अवैध तरीके से हो रही थी, ये कहीं ना कहीं इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर मछली का स्टॉक खत्म कर रही थी। तो इसको देखते हुए जो क्वाड मेंबर्स हैं, क्वाड के अंदर जो 4 देश हैं, इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन क्वाड मेंबर्स ने एक अनाउंसमेंट किया। इन्होंने बोला कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे और काम ये होगा कि हम इसको मॉनिटर करेंगे और जितनी भी इलीगल तरीके से एक्टिविटी हो रही है, अवैध तरीके से मछली को पकड़ा जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, उसको हम लोग पूरी तरह से रोक देंगे। इसको लेकर यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी इलीगल फिशिंग हो रही है उसको रोकने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव चलाए गए। तो पहला है IPMDA इनिशिएटिव, दूसरा आपको देखने को मिल जाता है IFC और IOR। ये क्या है? यह है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, और दूसरा है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन। तो ये कुछ अलग अलग सेंटर्स ओपन करे गए हैं, जिसका मेजर काम क्या है कि हम लोग जो रियल टाइम के अंदर, यानी कि एग्जैक्टली क्या टाइम पर जो सिचुएशन चल रही है ना, उसको अच्छे से मॉनिटर कर सकें, उसको देख सकें समुद्र के अंदर क्या क्या चल रहा है, और मैरीटाइम सेफ्टी को हम लोग एनहेंस कर सकें, वहाँ पे सिक्योरिटी को प्रमोट कर सकें, और जो इलीगल फिशिंग चल रही है उसको हम लोग मॉनिटर कर सकें। ये हमारा बेसिकली टारगेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो एक कदम ये भी है इलीगल फिशिंग को रोकने का। फिर एक बात आती है UNCLOS की। UNCLOS क्या है? तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसको हम लोग UNCLOS बोलते हैं। तो UNCLOS भी यहाँ पर आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल है, ये भी जिम्मेदार है। ये भी यहाँ पर काम ये करता है कि जो भी इलीगल फिशिंग हो रही है उसको रोका जाए। तो इसको लेकर इसने भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर काम किया है, इलीगल फिशिंग को इसने भी मॉनिटर किया है, ठीक है ना। तो ये बात आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये ढेर सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं जो कि हमारा इलीगल फिशिंग को रोकते हुए नजर आते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। अगला आर्टिकल आपका GS पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अफजल खान टॉम्ब के बारे में चर्चा की जा रही है। तो अफजल खान टॉम्ब अभी रिसेंटली न्यूज़ में बना हुआ था। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है। हुआ ये कि अफजल खान टॉम्ब के आसपास जो भी यहाँ पर चीज़ें बनी हुई थी, जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसको यहाँ पर डिमोलिश किया गया है, उसको यहाँ पर हटाया गया है।
ठीक है ना, इस टॉम्ब के आसपास का जो भी कंस्ट्रक्शन था उसको हटाया गया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की सरकार से एक रिपोर्ट मांगी कि आप रिपोर्ट दो कि किस किस प्रकार से आपने ये डिमोलिशन किया है, क्या क्या चीज़ें जो अनऑथोराइज स्ट्रक्चर था इस टॉम्ब के आसपास वो आपने क्या क्या हटाया है। इसको लेकर यहाँ पर एक रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार ने बोला कि देखो बहुत सारा इलीगल स्ट्रक्चर इस टॉम्ब के आसपास बना दिया गया है, वही चीज़ यहाँ पर हटाई जा रही हैं। तो ये जो अफजल खान का टॉम्ब है ना, इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। कंट्रोवर्सी क्या क्रिएट हो गई मैं आपको बताता हूँ। जो हिंदू ग्रुप्स हैं उनका कहना यह है कि जो ये मोहम्मद अफजल खान मेमोरियल सोसाइटी है ना, इन्होंने ये किया कि इस टॉम्ब के आसपास का एरिया जो है वो भी इस टॉम्ब के अंदर डालकर इस टॉम्ब को एक्सपेंड कर दिया है। इस टॉम्ब का एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, इसके आसपास अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस को लगातार बढ़ा दिया है। ऐसा यहाँ पर हिंदू ग्रुप्स का कहना है कि लगातार इस एरिया को वो एक्सपेंड करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और इसी को लेकर साल 2004 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआई एप्लीकेशन को भी फाइल किया गया था। और वहाँ पे पर्सन ने डिमांड ये करी थी कि सर जो इसके आसपास का अनऑथराइज स्ट्रक्चर है उसको हटा दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको डिमोलिश कर दिया जाए। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर हुई। तो इस वजह से यहाँ पर एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है अफजल खान टॉम्ब को लेकर। अब बात ये करते हैं अफजल खान था कौन। तो ही वॉज 17th सेंचुरी कमांडर ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर, यानी कि जो आदिल शाही डायनेस्टी थी बीजापुर की उसका कमांडर था। 17th सेंचुरी के आसपास की बात है। अब देखो यहाँ पर जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, ये बेसिकली यहाँ पर इनका समय बहुत ज़्यादा चल रहा था। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, मतलब कि जो रीजन है ना वो इनके कंट्रोल में देखने को मिलता था। तो अफजल खान और यहाँ पे जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं इनके बीच में यहाँ पर आप कह सकते हो एक लड़ाई भी हुई थी। और उस लड़ाई के अंदर जो हमारे शिवाजी महाराज हैं उनकी जीत हुई थी, उनकी विक्ट्री हुई थी, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हुआ यहाँ पर यह था कि अफजल खान ने एक साथ 10,000 के आसपास जो घुड़सवार होता है ना उनको लेकर गया। और उसके बाद में यहाँ पर जो शिवाजी की टेरिटरी है, शिवाजी महाराज की जो टेरिटरी है ना, उसको यहाँ पर मतलब एक तरीके से कब्जाने की कोशिश करता रहा, लूटता रहा उन टेरिटरीज़ को। तो शिवाजी ने यहाँ पर एक काउंसिल ऑफ वॉर को बुलाया, है ना। कहाँ पे, फोर्ट ऑफ प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़ का किला है वहाँ पर पूरा काउंसिल ऑफ वॉर को यहाँ पे शिवाजी महाराज ने बुलाया, जहाँ पे बहुत सारे एडवाइज़र ने उनको बोला कि देखो मतलब कि भैया शांति बनाई जाए, है ना, इस चीज़ को लेकर बातचीत की जाए। तो यहाँ पर शांति बनाने की कोशिश भी की गई थी शिवाजी महाराज के थ्रू। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पर कोशिश करी कि एक मीटिंग हम लोग करते हैं अफजल खान के साथ में और शांति को बनाने की कोशिश करते हैं। और इस मीटिंग के दौरान ही यहाँ पर क्या होता है, एक अटैक होता है, लड़ाइयाँ होती हैं जिसमें यहाँ पर शिवाजी महाराज जीत जाते हैं, है ना। और होता यहाँ पर यह है कि अफजल खान के नाम पर ही यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक टॉम्ब भी बनवाया जाता है और शिवाजी महाराज ही यहाँ पर उस टॉम्ब को बनवाते हैं। मराठा सोर्सेज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, जो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अफजल खान है उसको यहाँ पे दफनाया गया था, बरी किया गया था इस किले के अंदर में। और ये जो किला है, जो टॉम्ब है ना, इस टॉम्ब को कंस्ट्रक्ट किया गया था, इसको टॉम्ब को बनवाया गया था शिवाजी महाराज के ऑर्डर के ऊपर, ऐसा यहाँ पर महाराष्ट्र के कुछ सोर्सेज जो हैं वो बताते हैं। ठीक है ना। बाकी यहाँ पर अफजल खान की जो स्वॉर्ड है, जो एक तरीके से तलवार है, वो भी यहाँ पर एक ट्रॉफी की तरह रखी हुई है ना। शिवाजी की जीत हुई थी शिवाजी महाराज की, उसके बेसिस पर यहाँ पर उस तलवार को रखा हुआ भी गया है, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात क्लियर हो गई। आई होप आपको यहाँ पर सारी बातें समझ में आ गई हैं। अफजल खान टॉम्ब के बारे में ज़रूर से याद रखना। और इसी चीज़ के ऊपर कृपा करते हुए शिवाजी महाराज ने क्या किया, एक टॉम्ब को बनवाया था, है ना। जो भी मतलब अफजल खान के रिमेन्स थे उसके ऊपर यहाँ पर ये टॉम्ब बनवाया था। एक टावर भी बनवाया है अफजल खान के ऑनर में, जो कि आज के टाइम पर अफजल बुरुज के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ के अंदर ये टावर देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। इस टॉम्ब से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़ में थी, तो सोचा आपके साथ में यहाँ पर ये आर्टिकल डिस्कस किया जाए। नाउ ये था आज का ओरल सेशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा। इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।